चैप्टर का नाम फिर से बताओ। सेबी एलओडीआर फुल फॉर्म बताओ। लिस्टिंग, ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर, रिक्वायरमेंट। किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। कंपनी को सेबी के एलओडीआर के रेगुलेशन फॉलो करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चा सारे कंपनीज एक्ट और जितने भी लॉज है उन सब के साथ इसको अलाइन किया जाए, दैट मींस अरेंज किया जाए। ये पूरे सेबी के रेगुलेशन है, क्या पूरे पूरे पढ़ने नहीं, कुछ ही दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो चलो, हमने कुछ की डेफिनेशन पढ़ी थी। लिस्टेड एंटिटी मतलब जो लिस्ट हो गई है, ठीक है। चलिए, जो लिस्ट हो गई है ना, तभी तो लिस्टेड लिखा है, ठीक है बच्चा। डेजिग्नेटेड क्या है बच्चा? डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज क्या था? अभी इन्हें से पूछो। बस स्पेसिफाइड था क्या? पूरी लिस्ट थी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्या था? अर्पिता बताएगी क्या था। इक्विटी, सारी सारी कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल बच्चा किसमें कन्वर्ट होते हैं? ऑलवेज इक्विटी। लिस्टिंग अग्रीमेंट, ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या डिटेल में पढ़ लिया था? नहीं, अभी बस ये समझो एक डायरेक्टर है जो कि इंडिपेंडेंट लेवल में बाकी के रिमेनिंग डायरेक्टर्स के काम को चेक करता है, ठीक है। चलिए बच्चा, एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया था। कुछ ऑब्लिगेशंस बताई थी मैंने, अलग अलग कंपनी, इन्होंने कहा भैया कॉमन ऑब्लिगेशन मतलब सारी कंपनी जो भी लिस्ट है उनको फॉलो करनी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन वो लिस्टेड कंपनी को जिसने क्या लिस्ट करवा के रखा है, स्पेसिफाइड, मतलब इक्विटी शेयर इश्यू किया है उसी को लिस्ट करवाया है। इन्होंने कहा भैया नॉन कन्वर्टेबल या फिर रिडीमेबल, प्रेफरेंस या फिर बोथ, अलग अलग टाइप की कंपनी जो अलग अलग शेयर लिस्ट करा रही है उनके लिए क्या बच्चा, अलग अलग ऑब्लिगेशन। लेकिन 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 आपके सिलेबस में बस क्या गिवन है बच्चा, कॉमन ऑब्लिगेशन। हमने कॉमन ऑब्लिगेशन स्टार्ट कर दिया था, पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे, पढ़ लिया था। रेगुलेशन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, एक कंप्लायंस ऑफिसर। ये कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है? सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी होता है। अब मुझे ये बताओ, जो ये कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड है बच्चा, साफ साफ उसके काम दे रखे हैं। तो काम में हमने क्या क्या पढ़ा था कि कंप्लायंस करेगा किसका, लिस्टिंग रेगुलेशन। अब लिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं बोलते, लिस्टिंग अग्रीमेंट की जगह लिस्टिंग रेगुलेशन। वो लिस्टिंग रेगुलेशन क्या है, एलओडीआर। चलिए, कोऑर्डिनेट करवाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज में। एंश्योर कराता है बच्चा करेक्टनेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को दी जा रही है वो एकदम करेक्ट होगी। ये किसका काम है बच्चा, सीएस का काम है चेक करने का। और साथ में क्या करना है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है क्या उसे सॉल्व किया जा रहा है, सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये रेगुलेशन 6 हमने डिटेल में पढ़ लिया था। 7 क्या था, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है लिस्टेड कंपनी को। रेगुलेशन 8 कॉपरेट करना है सारे इंटरमीडिएट जो भी सभी के पास रजिस्टर्ड है। क्या प्रिजर्व करना था, दो कैटेगरीज थी, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी कितने टाइम के लिए था, 8 साल के लिए था। 10, 11, 12, 13, 14 सारे के सारे चिल्लर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विद रेगुलेशन नंबर याद करना है। 6 तो करना ही करना और 7 भी कर ही लेना, 6, 7 साथ में कर लेना, जिसमें कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करे और किसको करे बच्चा, शेयर ट्रांसफर एजेंट। क्लियर है। चल अब बच्चा एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है। चलिए, अब आपकी कंपनी हो गई लिस्ट, आपने लिस्टिंग अग्रीमेंट किया, लिस्टिंग एलओडीआर आप फॉलो करने। जब आप अग्रीमेंट कर रहे हो तब भी करना है, और बच्चा लिस्ट होने के बाद भी हमेशा आपको करते रहना है। अगर नहीं करते रहोगे तो क्या हो जाएगा, डीलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए, कोई भी ऐसे अचानक से आपको डीलिस्ट कर देता है क्या, एक मौका देता है, उस मौके को क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। चलिए, इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। चलिए हम पढ़ते हैं सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा पहले एक वन टाइम कंप्लायंसेस है, फिर क्या लिखा है, क्वार्टरली, देन क्या लिखा है, हाफ ईयरली, ईयरली, इवन बिल्स। बच्चा चलो देखते हैं, समझते हैं। वन टाइम बोला है मतलब एक बार करना है, वन टाइम करना मतलब बस एक बार कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं, क्वार्टरली मतलब साल में कितने क्वार्टर आते हैं, कितने क्वार्टर आते हैं, 4 आते हैं, तो साल में 4 क्वार्टर आते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो हर क्वार्टरली आपको ये करना है बच्चा। लिस्टेड कंपनी का काम बढ़ जाता है, अभी आपको ये दिखेगा, ठीक है। चलिए, हाफ ईयरली मतलब जैसे 6 महीने होंगे, कुछ कंप्लायंसेस हैं। फिर क्या लिखा है बच्चा, ईयरली भी है, और फिर क्या लिखा है, कुछ इवेंट। आपकी कंपनी कुछ कुछ चीजें करेंगी, जब जब वो इवेंट आएगा तब तक आपको वो कंप्लायंस करने पड़ेंगे। अगर कोई इवेंट नहीं आता है तो कंप्लायंस भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल
बच्चा अब स्टार्ट करेंगे वन टाइम कंप्लायंसेस। अच्छी बात ये है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है कि भैया हमें बताइए वन टाइम कंप्लायंसेस क्या क्या है। तो बच्चा 1 2 3 लिस्ट बस 3 दे रखिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। रियलिटी की अगर मैं बात करूं आपके कंप्लायंसेस कम है, वन टाइम तो भैया कंप्लायंसेस ज्यादा होंगे। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि वन टाइम कंप्लायंसेस कौन कौन से, तो आपको बताने बस 3 ही है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। कुछ मैंने 6 और 7 बोला था, याद करके रखना। रेगुलेशन नंबर 6 क्या बोलता है? कंप्लायंस ऑफिसर, जो कि कौन होता है? सीएस होता है। 7 क्या बोल रहा था? तो ये क्या है? वन टाइम कंप्लायंसेस। बच्चा कुछ चीजें आपने पढ़ ली है, ठीक है, आपको बस क्या याद रखना है कि ये वन टाइम कंप्लायंसेस में आता है। चलिए, लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ेगा एक सीएस को। ये कौन सा सीएस है? जॉब वाला। ये कौन सा वाला है बच्चा? जॉब करने वाला, प्रैक्टिसिंग नहीं है। ठीक है, एक जॉब वाला सीएस कंपलसरी लिस्टेड कंपनी में होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है बच्चा? कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, हमारा इंस्टीट्यूट और हम, है ना, हम हमेशा से चाहते हैं कि प्लीज सीएस का फुल फॉर्म क्या ना होना चाहिए? कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। जो सेक्रेटरी वर्ड है इससे बहुत ज्यादा लोग, है ना, टीज करते हैं, तो सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रियल नाम जो होता है वो कंप्लायंस ऑफिसर ही होता है। आप कभी देखना बच्चा, आपको मैगजीन मिलेगी, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, कभी कभार आपको मैगजीन मिलती है या फिर ईमेल आईडी में आपको मेल आता है, तो उसमें अक्सर, है ना, चार्टर्ड सेक्रेटरी बोला जाता है, कभी कभार कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाता है। तो यस, बस सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी नहीं, और भी नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आप अपने आप को कंप्लायंस ऑफिसर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो एक लिस्टेड कंपनी में कंपलसरी एक कंप्लायंस ऑफिसर होगा। वो कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है बच्चा? सीएस। लेकिन वो जॉब करने वाला होता है, प्रैक्टिसिंग वाला नहीं। चल, पहला समझ में आ गया। अब लिखा है बच्चा 6 का क्या लिखा है? 1 लिखा है ना। 6 तुम देख रहे हो, रेगुलेशन 6, और फिर क्या लिखा? सब रेगुलेशन 1। ऐसे 2 3 4 बहुत सारे होंगे, तो हमें इसमें इतना ध्यान देना नहीं है। याद रहेगा तो वेरी 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 गुड, ठीक है, अदरवाइज रेगुलेशन नंबर 6 तो आप याद रखेंगे। देन 7 क्या पढ़ा था हमने? शेयर ट्रांसफर एजेंट। चलिए, तो लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया है? अपॉइंट क्या करना है? शेयर ट्रांसफर एजेंट, या फिर वो मैनेज करे शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। क्या लिखा है? इन हाउस। व्हाट डू यू मीन बाय इन हाउस? कंपनी के अंदर खुद ही मैनेज करे वापस। या तो कंपनी क्या करे, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपनी है, हमने यहीं पे कंपनी के अंदर ही शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी दे दी इन हाउस, कि भैया जो भी शेयर ट्रांसफर होंगे तो हमारे ही अंदर का एक बंदा संभालेगा। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, अलग से एक बंदे को अपॉइंट किया। तो इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी को अलग से शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है, या फिर क्या करना है बच्चा, अपनी ही कंपनी में इन हाउस फैसिलिटी देना है। अब ये इन हाउस फैसिलिटी कौन दे सकता है? सीएस ही ये काम देख सकता है। कंपनी के अंदर ऑलरेडी सीएस है, सीएस ही वो काम दे सकता है। लेकिन अगर उसे ज्यादा बर्डन है तो वो क्या करेगा बच्चा? कंपनी अलग से शेयर ट्रांसफर एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है। लेकिन इन्होंने कहा एक कंडीशन है, अगर कंपनी इन हाउस फैसिलिटी दे रही है तो देने की जरूरत नहीं है, अगर टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स, होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स कितने हैं? कितने? 1 लाख से ज्यादा। इन्होंने कहा काम बहुत ज्यादा है, शेयर होल्डर्स कितने बच्चा? 1 लाख से ज्यादा, तो प्लीज अलग से बंदे को अपॉइंट करो वापस। कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? 2, या तो अलग से बंदों को अपॉइंट करे, या तो अपनी कंपनी ही के किसी एम्प्लॉय को काम दे दे, वो सीएस भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स कितने ज्यादा बच्चा? 1 लाख से ज्यादा, इन्होंने कहा कंपनी के अंदर का बंदा नहीं करेगा, आपको अलग से शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हम क्या पढ़ रहे बच्चा? वन टाइम कंप्लायंसेस। कुछ नहीं बच्चा, इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। कंपनी जैसे लिस्ट होती है, सबसे पहला काम क्या करना है? सीएस अपॉइंट करे, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करे, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करे। शेयर ट्रांसफर में ऑप्शन दे दिया, अंदर के बंदे को काम दे दो। लेकिन अगर शेयर होल्डर 1 लाख से ज्यादा है तो जबरदस्ती आपको अपॉइंट करना पड़ेगा रजिस्टर टू इशू या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो रजिस्टर्ड होंगे सेबी के पास। हमने तो पढ़ाई है ये सारी चीजें कि भैया ये लोग तो सेबी के पास पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते ही हैं, तब जाके ये काम चालू कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 कंप्लायंस, पहला कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट। ये कौन बताएगा? सीएस तो बताएगा। सीएस बताएगा कि भाई मैं कर लूंगा, इन हाउस फैसिलिटी दे दूंगा, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो मैं कर सकता नहीं हूं। यही आपको याद दिलाना है कंपनी को। चलिए, रेगुलेशन 9 याद कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आपको बच्चा कंटेंट, पहला फोकस कंटेंट है, देन उसके बाद रेगुलेशन नंबर, क्योंकि रेगुलेशन नंबर, सेक्शन नंबर यस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। चलिए, लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है? 2 कैटेगरी थी प्रिजर्वेशन की, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी कितने के लिए? हर लिस्टेड कंपनी को क्या करना है? डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखना है, 2 कैटेगरी में रखना है। क्या डिटेलिंग बताए क्या?
इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे ना क्या कैसे करना है, पॉलिसी कैसे बनाना है, खत्म। अगर एग्जाम में पूछा वन टाइम कंप्लाइंसेस क्या है, 3 हेडिंग बनाएंगे, 3 हेडिंग्स होंगी। पहली हेडिंग क्या होगी, कंप्लाइंस ऑफिसर, दूसरा शेयर ट्रांसफर एजेंट, तीसरा प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट। ये 3 हेडिंग एक्सप्लेन कर लेंगे। बिना हेडिंग के मत लिखना, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। जिसमें अपनी मर्जी से हेडिंग बना सकते हो बच्चा, हमेशा ट्राई करो हेडिंग हेडिंग हेडिंग, ठीक है। हेडिंग से प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, एग्जामिनर को शॉर्ट में समझ में आ जाता है, फिर वो अंदर उतनी डिटेलिंग नहीं पढ़ता है और आपको ऊपर के बेसिस पे भी नंबर दे सकता है। पढ़ते हैं ऐसा वो नहीं है कि नहीं पढ़ते, लेकिन स्टिल उनका प्रेजेंटेशन तुम लोग का बेटर रहेगा तो वो ज्यादा खुलकर नंबर देगा, ठीक। चलिए, वन टाइम कंप्लाइंस समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्वार्टरली कंप्लाइंस। बच्चा अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग है, रेगुलेशन 13, सब रेगुलेशन, फिर उसका 3, देन 27, ऐसी पूरी डिटेलिंग है। आ जाए 13 क्या बोलता है बच्चा, हेडिंग समझो, हेडिंग से समझने का ट्राई करेंगे। हेडिंग क्या लिखा है, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट। समझेंगे, हमने पढ़ा था कंप्लाइंस ऑफिसर का काम था, क्या काम था, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कुछ याद आ रहा है, उसमें क्या था, इन्वेस्टर की कंप्लेंट, ठीक है। अब बच्चे देखना क्वार्टर, क्वार्टर की बात करो, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है, 3 महीने का होता है। एक क्वार्टर कितने का होता है, 3 महीने का। चलिए अप्रैल से करते हैं ना, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर हो गया। अब हम ये देखेंगे इस क्वार्टर में कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई है, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आई है। तो पहले किस चीज के बारे में बताऊंगी कि भैया 10 कंप्लेंट आई, न्यू आई, ठीक है। न्यू कंप्लेंट कितनी आई, हम कहेंगे पुरानी कोई कंप्लेंट थी जो मार्च तक कंप्लेन होगी, ठीक है। क्या कोई बैलेंस आपका बचा था, तो पुरानी कोई है क्या, तो पुरानी देखेंगे। इस महीने में, इन क्वार्टर में, अप्रैल में जून में कितनी कंप्लेन आई, पुराना कुछ बकाया है क्या, अगर पुराना बचा है तो कितना बचा है बता दो बच्चा। अब इस महीने में आप जून के एंड की बात हो रही है, क्या लिखा है, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर हमारा कब एंड हो रहा है, जून के एंड में हो रहा है। तो बच्चा जब भी क्वार्टर खत्म हुआ जून के एंड में, मतलब जुलाई के 21 डेज की बात हो रही है। 21 डेज कहां से, फ्रॉम दी एंड ऑफ क्वार्टर, जून एंड में खत्म होता है। तो जुलाई की बात हो रही है बच्चा, जुलाई 21 तक आपको क्या देना है बच्चा, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट देना है। क्या देना है, आ जाओ। लिस्टेड एंटिटी फाइल करेगा किसको बच्चा, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा। क्या बताएगा, पहला नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग बच्चा एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर हमारा चालू होता है अप्रैल से, क्वार्टर चालू होता है हमारा अप्रैल से, मार्च तक का कुछ पुराना पेंडिंग पड़ा है क्या, पुराना कुछ पड़ा है बताओ कितना पड़ा है। दोज रिसीव्ड बच्चा, क्या वो डिस्पोज हुआ, कुछ बचा है क्या, कुछ खत्म किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 10 कंप्लेन आई, मार्च तक का था, उसे मैंने सॉल्व नहीं किया, वो अप्रैल में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब न्यू कंप्लेन और 5 आ गई, ये मार्च तक का था, मार्च का शिफ्ट होकर कहाँ आएगा, अप्रैल वाले क्वार्टर में आएगा, ठीक है। चलिए मैं कह रही हूँ न्यू और आ गए, न्यू और कौन आ गए बच्चा, 5 कंप्लेन आ गई, ठीक है। टोटल मिला के कितनी होती है, 15। इन 15 में से क्या मैंने इस क्वार्टर में कुछ रिजोल्व किया है क्या, मैंने कहा कि यार मैंने ना 7 क्या कर दिया बच्चा, सॉल्व कर दी। रिमेनिंग कितना बचता है बच्चा, कितना बचता है, 8 बचता है। तो अब ये 8 कंप्लेन बची, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा क्वार्टर बताओ क्या है, जुलाई है, देन अगस्त, देन सितंबर। तो इसका भी कैलकुलेट होगा, पुराना कितना बचा है, इसमें 8 बचा है, न्यू कुछ आई होंगी, कुछ रिजॉल्व करी होंगी। इनका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट फुल डिटेलिंग के साथ, डिटेल में क्या क्या बोल रखा है। आज नंबर ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेन जो क्या पुरानी पेंडिंग है बच्चा एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। दोज रिसीव ड्यूरिंग दी, अब क्वार्टर में क्या रिसीव है वो बताओ। रिसीव होने के बाद आपने क्या कोई डिस्पोज किया है, खत्म किया है बताओ। खत्म होने के बाद कुछ रिमेनिंग अनरिजॉल्व रह गया है ताकि वो आप आगे नेक्स्ट क्वार्टर में दो। इन शॉर्ट में बोलूं तो फुल डिस्क्रिप्शन, कितना पुराना है, कितना नया है, कितना रिजॉल्व किया, कितना रिजॉल्व नहीं किया, ये सारा डिस्क्रिप्शन देना है। कब, जब भी आपका क्वार्टर होगा एंड वहां से 21 दिन के अंदर। क्या ये बात समझ में आई, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। एक क्वार्टर कितना होता है, 3 महीने का, याद रहेगा। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन नंबर 6 याद करने को बोला, 7 बोला, 27 भी याद करने का। क्या लिखा है, 27। चलिए 27 का सब रेगुलेशन 2 लिखा है, लेकिन हेडिंग क्या लिखी है बच्चा, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट। अब कंप्लायंस रिपोर्ट है तो बच्चा कुछ ना कुछ बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बच्चे, कंप्लायंस रिपोर्ट किस में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या ये वर्ड इससे पहले सुना है, ये लिखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इससे पहले ये वर्ड सुना सुना लग रहा है।
सीएसईटी में तो जम के पढ़ा था, एक पर वर्ड था, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुझे मालूम है कि आप लोग भूल गए होंगे, है ना, तुम लोगों ने तो अभी पढ़ा है, तुम लोग भूल गए हो, और तुम लोगों ने एक जमाना हो गया पढ़ा है, भूल गए, कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिटेल में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट वर्ड से क्या समझते हो, कंपनी और कंपनी जैसे जितने भी, है ना, जितने भी सेपरेट आइडेंटिटी वो सब कॉर्पोरेट में आ जाते। गवर्नेंस मतलब क्या, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सारी चीजें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में एक टॉपिक है जो इसी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने पूरी लिस्ट दे रखी है, ये सारे कंप्लायंसेस करना, बात समझ में आ गई। अब बच्चा कंप्लायंसेस हो गई तो उसकी क्या तैयारी कर लेना, रिपोर्ट बनाना। ये रिपोर्ट किस बेसिस में बनेगी, क्वार्टरली। ये रिपोर्ट किस बेसिस में बनेगी, क्वार्टरली, मतलब 3-3 महीने की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। कितने महीने की, 3-3 महीने की, क्वार्टर की। चलिए, लिस्टेड कंपनी को साफ साफ बोल दिया सबमिट करना है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, किसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, लंबी चौड़ी लिस्ट है रेगुलेशन की, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर्मेट जो भी सेबी ने दे रखा और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर देना। कब तक सबमिट करना है, सेम जो ऊपर पढ़ा, क्या सेम पढ़ा, जब भी क्वार्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट क्वार्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ जो भी होगा उसको 21 डेज के अंदर अंदर। क्लियर है बच्चा, पक्का। पहला कंप्लायंस क्या था, क्वार्टरली का, समझते हैं अपन। इन्वेस्टर कंप्लेन करेगा, जरूरी नहीं है हमेशा कंप्लेन आए, नहीं भी आए खाली होगी तो हम बोलेंगे कोई कंप्लेन नहीं आई, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ा हमने, कंप्लायंस रिपोर्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, हेडिंग बस देखो बच्चा, समझना। शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग टाइप के शेयर्स होते। इन्होंने कहा जिस टाइप के शेयर्स है पैटर्न बताओ। लिस्टेड कंपनी सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएगा सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी। अलग अलग क्लास ऑफ सिक्योरिटीज होती है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स भी तो रहते हैं। इन्होंने कहा जिसका जो जैसा शेयर्स बनता है प्लीज उसकी एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। सेबी टाइम टू टाइम जो मंगवाता रहता है, इन्होंने कहा प्लीज आप क्या देना, सेम टाइम आपका क्वार्टरली एक रिपोर्ट जाएगा जिसमें हमें पता चलता रहेगा कि आपके इसमें शेयर होल्डिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, हम सब लोग के पास इक्विटी शेयर, इनके पास प्रेफरेंस है, ठीक है। एक क्वार्टर की हमने रिपोर्ट भेज दी, मतलब अप्रैल मई जून ये 3 महीने की क्वार्टरली रिपोर्ट भेज दी। अब बच्चा स्टॉक मार्केट है, लिस्टेड है, कितने अप्स डाउन आते हैं, अप्स डाउन आते हैं। तो अगर लिस्टेड है तो अप्स डाउन आएंगे। तो इन्होंने कहा भैया चेंजेस आते हैं तो प्लीज हर क्वार्टर जो चेंजेस होते हैं वो हमें बताते जाइए, चेंजेस नहीं है तो सेम बताइए, कोई दिक्कत, समझ में आया। कब बताना है, कब इन्फॉर्म करना है ये रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को, कब कब देना है, जब भी क्वार्टर एंड होगा उसके नेक्स्ट 21 डेज के अंदर। बच्चा ये सारी रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है, याद रखना लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। कंपनी किसको देगी, स्टॉक एक्सचेंज को। कंपनी बोली भैया मैं तुम्हारे पास लिस्ट हो रही हूँ, मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रखूंगी, मैं अपनी पूरी फुल इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज आपको दूंगी। कब कब दूंगी, वन टाइम वाली समझ में आ गई। वन टाइम में कितनी चीजें देनी है, 3। वन टाइम में कितनी चीजें, 3। पहला, दूसरा, तीसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 3 चीजें। शिवानी चुपचाप फटाफट बैठ जा, ठीक है, 3 चीजें। देन बच्चा क्वार्टरली कंप्लायंसेस की बात हो रही है। पहला क्या बोला, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, दूसरा कंप्लायंस रिपोर्ट, तीसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न बताओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, डेविएशन वर्ड का मीनिंग बताओ, चेंजेस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द डेविएशन एंड द वेरिएशन, ये चेंजेस कब आएंगे। इन्होंने साफ साफ बोला लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को देना है। डेविएशन वेरिएशन कब, कंपनी पब्लिक इशू करेगी तो चेंजेस आएंगे। पहले कुछ और था, आज मेरी कंपनी का 4 करोड़ है, इशू कितना है बच्चा, 4 करोड़, मुझे 2 करोड़ और इशू लाना है, चेंजेस आ रहे हैं बच्चा। 2 करोड़ मुझे और लाना है, चेंजेस। राइट इशू करना है, चेंजेस आएंगे। प्रेफरेंशियल इशू करना है, चेंजेस आएंगे। इन्होंने कहा किसी भी टाइप का इशू करोगे, एक्सेट्रा लिखा है ना, किसी भी टाइप का इशू करोगे तो चेंजेस आएंगे। तो क्या बताना है, कोई भी डेविएशन वेरिएशन आएगा तो क्वार्टरली बेसिस में बताना है। क्वार्टरली बेसिस जिस क्वार्टर में होगा उस क्वार्टर में बताना है। हुआ ही नहीं तो बताने की भी जरूरत नहीं है। एक बार पूरा वो पैराग्राफ में रीड कर रही हूँ क्वार्टरली बेसिस वाला। चलिए क्या लिखा है बच्चा, रीड करिए। क्वार्टरली बेसिस टिल सच इशू, इन्होंने बोला कब बताना है। इशू ऑफ प्रोसीड हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ मेरे पास पहले से थे, मैं नया इशू लेकर आती हूँ, कितने का लेकर आती हूँ बच्चा, 2 करोड़ का। कितने का लेकर आती हूँ, 2 करोड़ का। जो वो पैसे मुझे मिले हैं, इशू प्रोसीड मतलब वो जो पैसे मिले, हैव बीन फुल्ली यूटिलाइज, ये 2 करोड़ जब मैंने पूरा यूज कर लिया, मैंने किसी पर्पस के लिए लिया होगा ना,
मैं नया नया विंग खोलना चाहती हूँ, जो भी वॉट एवर है, ठीक है। मैंने शेयर इशू किया, 2 करोड़ लिख कर आई, 2 करोड़ जब मैंने यूज कर लिया, उन्होंने कहा है कि उस क्वार्टर में आप बताना, या फिर और द पर्पस फॉर विच द प्रोसीड वर रेज हैज बीन अचीव, जिस पर्पस के लिए गया था वो पर्पस आपने अचीव कर लिया, उस क्वार्टर में आप इन्फॉर्म करेंगे। इन शॉर्ट कुछ नहीं, शेयर इशू किया, डेविएशन आए, चेंजेस आए, इन्फॉर्म करेंगे, दैट्स इट। क्लियर है? कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? पहला इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, दूसरा कंप्लायंस रिपोर्ट, तीसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, देन स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या लिखा है? सिंपल, नाम से समझेंगे। नाम क्या लिखा है बच्चा? मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट। लिस्टेड कंपनी को क्या बोल दिया है भैया? आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, किसको? मॉनिटरिंग एजेंसी, जिसका काम क्या होगा? मॉनिटर करना। क्या मॉनिटर करेगी? यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ पब्लिक इशू। मैं 2 करोड़ लेकर आई थी, ठीक है। कंपनी ना धोखा दे सकती है बिल्कुल, जिस पर्पस के लिए लिया उस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही, ठीक है। कंपनी को बोला भैया आपको एक मॉनिटर एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी, जिसका बस काम क्या? मॉनिटर करना, जिस पर्पस के लिए मैंने पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से जाते लोन लेते हैं, किसी और पर्पस के लिए लिया और किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा? करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। पर्सनल लोन लिया तो कोई भी पर्पस चलेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ मैंने भैया घर लिया है, ठीक है, घर के नाम पे पैसा उठाया लेकिन घर नहीं बनवा रही, बैंक की तरफ से एक टीम आती है, चेक करती रहती है, एक बार में पूरा पैसा नहीं देती है ना, वो भी किश्तों में देती है, जब नींव प्लंग जो होता है वो बढ़ जाएगी तब, जब लेंटर जलाएगा तब, तो वो भी ब्रेक ले लेके पैसा देती है भैया, वो भी चला के, उनको मालूम है कि किस पर्पस के लिए लिया है, उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं। सेम बच्चा, लिस्टेड कंपनी को बोला आपने 2 करोड़ मार्केट से तो उठा लिया, भोली वाली जनता है, कंपनी में बैठ के शेयर होल्डर देख तो रही नहीं है, पूरा का पूरा पैसा किसके पास है? डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर को क्या बोला? एक एजेंसी अपॉइंट करो, हमने उस बंदे को काम पे लगा दिया, उसका काम क्या? बस मॉनिटर करने का। क्लियर बच्चा? चलिए, और रिपोर्ट बनाकर वो दे देगा, एजेंसी रिपोर्ट बना के दे देगा कि भैया हाँ सही तरीके से यूज है। ये कब सबमिट करना है बच्चा? क्वार्टरली है तो क्वार्टर एंड होगा, जैसे ही क्वार्टर एंड होगा कब देना है? विद इन 45 डेज। अभी तक जो भी चीजें पढ़ रहे थे किस चीज में था? 21 दिन 21, ठीक है। बस जब हम इशू कर रहे थे चेंजेस आया क्वार्टरली बेसिस, जब आप यूज करोगे, और ये भी उसी से मिलता जुलता कि क्वार्टर जब एंड होगा, लेकिन कितने टाइम के अंदर? 45 डेज के अंदर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या लिखा है? ये फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है? पूरे बैलेंस शीट, वेरी गुड। साल भर का हिसाब किताब, ठीक है। साल भर का हिसाब किताब मतलब कहां से होगा? अप्रैल से मार्च तक होगा ना, पक्का बच्चा। अब होता है क्या है भैया, लिस्टेड कंपनी है, अप्रैल से मार्च तक की कहानी बिगाड़ दे, एंड में बताए। इन्होंने कहा भैया आपको क्वार्टरली बताते रहना है, आपको क्या करना है? क्वार्टरली बताना है। लिस्टेड कंपनी को साफ साफ बोल दिया क्वार्टरली भी देना और ईयर टू डेट तक स्टैंड अलोन। बच्चा 2 वर्ड आएंगे बार बार समझना, एक लिखा है स्टैंड अलोन, एक लिखा है बच्चा कंसोलिडेटेड। वापस 2 वर्ड दिख रहे हैं, पहले इसको समझाऊंगी फिर आगे बढ़ेंगे। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेट। मेरी कंपनी सिंगल है, मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, मेरी कोई सब्सिडी नहीं है, तो मेरी बैलेंस शीट को हम क्या बोलेंगे? स्टैंड अलोन, एक ही बैलेंस शीट है। मेरी कंपनी के साथ सब्सिडी कंपनी भी है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होता क्या है बच्चा, सिंगल आईटेक्स की अगर बैलेंस शीट बन रही है तो मैं बोलूंगी कि ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है? स्टैंड अलोन। मान लो अब आईटेक्स, यादव कॉलोनी और रामपुर 2 अलग अलग कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों की बैलेंस शीट को मिलाकर अगर मैं बनाऊंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आई? 3 सब्सिडी, 4 सब्सिडी, 5 सब्सिडी हो सकती है, तो एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। क्या ये वर्ड समझ में आया? चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी को क्वार्टरली और ईयर टू डेट देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। सेम बच्चा, लिस्टेड कंपनी की अगर क्या है? सब्सिडीज। लिस्टेड कंपनी की क्या है? सब्सिडी, तो उसे कंसोलिडेटेड नहीं देनी है, क्या देनी है? सॉरी, स्टैंड अलोन नहीं देनी है, क्या देनी है? कंसोलिडेट। कब देनी है? क्वार्टरली देनी है। हम 1 साल का पूरा वेट नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, कितने महीने हो गए? क्वार्टरली चल रहा है ना, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट क्वार्टर बताओ? जुलाई अगस्त सितंबर। नेक्स्ट बताओ? नवंबर दिसंबर। इनका इन 3 महीने की हमें आधी रिपोर्ट होगी, आधी ही दो। कब देना? 45 डेज के अंदर, जब भी आपका क्वार्टर एंड होगा। कब क्वार्टर एंड हो रहा है? जून में हो रहा है। 45 डेज मतलब कब जाएगा? अगस्त तक चला जाएगा, क्योंकि 1 महीना तो कितने का होता है? 30 डेज का होता है, तो भैया अगस्त तक बोल दिया। फिर बच्चा जुलाई अगस्त सितंबर की कब तक देनी पड़ेगी? नवंबर तक देनी पड़ेगी।
तो उन्होंने कहा क्वार्टरली बेसिस आपको देना पड़ेगा, लेकिन 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 अदर देन क्या लिखा है, लास्ट क्वार्टर में आपको लास्ट क्वार्टर की आधी नहीं देनी है, क्या देना है बच्चा, पूरा का पूरा। वो लास्ट क्वार्टर कौन सा है बताओ, जनवरी फरवरी मार्च, ईयर खत्म हो गया ना, अब हमें आधा नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा कंप्लीशन चाहिए। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वार्टरली कंप्लायंस। क्वार्टरली मतलब 3 क्वार्टर का देना, चौथे क्वार्टर का हमें क्वार्टर का नहीं चाहिए, पूरा का पूरा ईयर खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा एक साथ मर्ज कर कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चे, ये क्वार्टरली कंप्लायंस नहीं है, ये क्वार्टरली कंप्लायंस नहीं है। एडवर्टीजमेंट क्या हमेशा देते रहते हैं क्या, फाइनेंशियल रिजल्ट, बच्चा फाइनेंशियल रिजल्ट अभी तो हमने पढ़ा फाइनेंशियल रिजल्ट। लिस्टेड कंपनी को क्या बोला, क्वार्टरली, लिस्टेड कंपनी को क्या बोला, क्वार्टरली। कब देगा ये, जब भी क्वार्टर एंड होगा वहां से 45 डेज के अंदर। किसको देगा, कौन देगा, पक्का ना। अलॉन्ग विद द मॉडिफाइड ओपिनियन रिजर्व, जितने भी रिजर्वेशन होंगे ओपिनियन होंगे, इफ एनी एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर। ये कौन ऑडिटर है, हमेशा याद रखना ऑडिट करने वाला कौन होता है, प्रैक्टिसिंग। अगर बैलेंस शीट की बात हो रही है बच्चा, प्रैक्टिकल चीजें ये भैया कौन बनाता है, सीए। ठीक है चलिए, साफ साफ बोल दिया न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आपको देना है, लेकिन कब देना है, जब ये स्टॉक एक्सचेंज को दे देंगे विद इन 48 आवर्स ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच द फाइनेंशियल रिजल्ट इज अप्रूव। चलो पूरी कहानी समझते हैं बच्चा। क्वार्टर मेरा चल रहा है अप्रैल से लेकर अप्रैल में जून तक, ठीक है। मुझे 45 डेज के अंदर जब भी क्वार्टर एंड होता है मुझे स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करने, लेकिन क्या एकदम स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करूंगी क्या, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना, अप्रूव करेंगे कि हाँ ये बढ़िया है, चलो अब स्टॉक एक्सचेंज को देते। तो इस 45 डेज के अंदर अंदर एक मीटिंग हुई होगी, 45 डेज के अंदर तो स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंच जानी चाहिए, है ना। मीटिंग को जल्दी करोगे, मान लो बच्चा 30th तक, 30 डेज के अंदर अंदर आपने मीटिंग करी, जब भी मीटिंग में डिस्कशन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे नहीं नहीं ये सब चेंज करो, इसमें कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और भी कुछ कैश था या जो भी कुछ स्टेटमेंट था उसने थोड़ा सा अमेंडमेंट करा है, जो भी इन्होंने कहा फाइनेंशियल रिजल्ट अलॉन्ग विद जो भी ओपिनियन मॉडिफिकेशन जो भी रिजर्वेशन इफ एनी एक्सप्रेस, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली बेसिस में उसका भी क्या होगा, ऑडिट हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वार्टरली बेसिस में ऑडिट होगा, वो अपना ओपिनियन रखेगा, जो भी है एक मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा। जब भी मीटिंग अप्रूव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग अप्रूव करेंगे, वहां से कितने घंटे के अंदर, 48 आवर्स को जरा कन्वर्ट करो डेज में, 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर न्यूज़पेपर में छाप देना है क्या, कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट ये है, हमें इन 3 महीनों में फायदा हुआ नुकसान हुआ जो भी। बच्चा लिस्टेड कंपनी की क्वार्टरली न्यूज़पेपर में ऐड में आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी रखना। क्या ये बात समझ में आई, ताकि ये बात कहां तक पहुंच जाए, श्योर्ड। अब बच्चा कंपनी की एजेंट कितनी होती है, एक ही होती है ना, हम पूरी साल भर के हिसाब किताब एक में बताएंगे, एक बार बताएंगे, लेकिन लिस्टेड कंपनी को क्या बोला, क्वार्टरली बेसिस में स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करो, और कहां पे छाप दो, न्यूज़पेपर में भी। जहां न्यूज़पेपर की बात आती है तो बच्चा कहां छापना चाहिए, हिंदी एक होता है, एक इंग्लिश होता है, और एक वर्नाकुलर होता है। जो वर्नाकुलर कौन सी लैंग्वेज लेते हैं, जहां कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन शॉर्ट सारे शेयर होल्डर को हम इन्फॉर्म कर देंगे भैया इन 3 महीनों का क्या है, फिर नेक्स्ट 3 महीने, लेकिन लास्ट वाला क्वार्टर छोड़कर, क्योंकि लास्ट वाला क्वार्टर पूरा कंप्लीट बनाया जाएगा और एजेंट में ही पेश किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए वापस, अगर एग्जाम में पूछा गया है कि क्वार्टरली कंप्लायंसेस बताइए, क्या दीदी पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि साथ के साथ नहीं बताने पड़ेंगे। जब बच्चा वन टाइम बताने में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और 3 लिखने से तुम्हें पूरे के पूरे 5 नंबर मिल रहे हैं, तो इन्होंने यही कहा कि ये भी अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको पूरे के पूरे 7 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। कम लिखना है तो खुश हो जाते हो, ज्यादा भी तो लिखना पड़ेगा, तब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वार्टरली कंप्लायंसेस में क्या क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वार्टरली कंप्लायंस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्टेटमेंट डेविएशन, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट और एडवर्टीजमेंट उसी फाइनेंशियल रिजल्ट का, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का टाइम लिमिट सबका 21 डेज है जब भी क्वार्टर एंड होता है, ठीक है। इसको छोड़कर
बच्चा फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट थोड़े से है ना, थोड़े से कनेक्टेड हैं। आप इश्यू करोगे, चेंजेस आएंगे, है ना, जब भी पैसा यूज होगा वहां से आप बता देना क्वार्टर में, ठीक है। कोई टाइम लिमिट वैसी नहीं बताई, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी को बोल दिया हर क्वार्टर के एंड जैसे होगा वहां से 45 डेज के अंदर। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट और ये सेम ही है बच्चा, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट सेम है, और इसका एडवर्टीजमेंट ये थोड़ा सा और हटकर है। क्या ये बात समझ में आ गई? लिस्ट पूछेंगे तो बन जाएगा, लेकिन अगर मैं बस सिंगल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट बन जाएगा। कौन होते हैं ये लोग? पूछती हूँ, अब नहीं बताएगी, सब शांत रहेंगे, अब नहीं बताओ। मॉनिटरी एजेंसी रिपोर्ट क्या है ये? गलत। क्या मॉनिटर हो रहा है? एक काम है स्पेसिफिक। आयुषी चुप हो जाओ, आयुषी बता, क्या मॉनिटर कर रहा है मॉनिटर एजेंसी और रिपोर्ट तैयार कर रहा है? फिर वो एक काम है जो वो कर रहा है। साक्षी पास कर, वो अच्छे से पिटाई। आरुष बता भाई। वेरी गुड। 2 करोड़ पैसे आ गए हैं, 2 करोड़ पैसे आ गए हैं। जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं? नालायक को मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। एक ही काम था उसका, एक ही काम है ना, क्या मॉनिटर करना? पब्लिक को जो शेयर इश्यू किया है उसके बदले में जो पैसे हैं उसका यूटिलाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन, और उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि हाँ भैया जो बोला था वही किया। बोला था दूसरी ब्रांच खोलने के लिए पैसा लिया है, वही यूज किया है। अभी बोला था ना, बैंक में क्या होता है, लोन लिया किसी और काम के लिए और किसी और पर्पज के लिए यूज करे, तो इसलिए एजेंसी बैठा दी कि भैया उसी पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। क्लियर है? पूछ रही हूँ फिर से मैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, नाम ही भूल गई, नम्रता, नम्रति, ताई सही था ना? चल बता, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डर्स का मतलब जो अगर अगर अलग क्लास अगर के शेयर होल्डर्स है तो उनकी मतलब डिटेल्स फाइल करनी, प्रेफरेंस के अलग तो और अलग अलग है, पैटर्न्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है बच्चा? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, कुछ बहुत ज्यादा लिस्ट दे रखी है क्या? 2 ही पॉइंट्स है, मतलब वन टाइम के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हाफ ईयरली के बच्चा 2 ही दे रखे हैं, लेकिन हाँ इसकी डिटेलिंग पढ़ोगे प्रोफेशनल में ये सब्जेक्ट फिर से रिपीट होगा और लिस्ट थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी, शायद रिपीट भी आए, लेकिन हाँ विथ लंबी चौड़ी लिस्ट। स्टार्ट करें बच्चा। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, हेडिंग से समझो पहले। कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अगर लिस्टेड कंपनी को किसको बच्चा सबमिट करने वाली, हमेशा लिस्टेड कंपनी किसको सबमिट कर रही है? स्टॉक एक्सचेंज। ये कॉमन वर्ड आपके आंसर में होना चाहिए, आप इसे खा नहीं सकते। आपकी मॉड्यूल खा रही है क्या? तो आप भी नहीं खाओगे, नो शॉर्टकट, ठीक है। आपको प्योर लिखना पड़ता है कि भैया लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताओगे क्या, ठीक। चलिए, लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को क्या बताएगी? डिस्क्लोजर्स रिलेटेड पार्टी ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। इन्होंने कहा जितनी भी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी की प्रॉपर डेफिनेशन होती है बच्चा, शायद इसमें दे रखी है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। तो रिलेटेड पार्टी में जो जो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं, रॉकी सर, सब रिलेटेड अगर निकलते हैं, तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं, देन रॉकेट सर के पास कितने, हमसे रिलेटेड और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब के क्या होंगे बच्चा, जितनी भी शेयर होल्डिंग है उसका क्या देना बच्चा? डिस्क्लोजर, कौन कौन आपके रिलेशन में है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। क्लियर है? अब ये कब देना है? ये हाफ ईयरली लिखा है, कंप्लायंसेस क्या है बच्चा? हाफ ईयरली। मतलब कब देना है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन, मतलब अगर कंपनी सिंगल है तो स्टैंड अलोन, अगर कंपनी की क्या है? सब्सिडरी, तो कंसोलिडेटेड। फाइनेंशियल रिजल्ट, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें आपका, चाहे वो स्टैंड अलोन हो चाहे वो आपका कंसोलिडेटेड, आप क्या करेंगे? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब भी आपने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दिया, कौन सा बच्चा? हाफ ईयर का। हाफ ईयर आपका कब खत्म हो रहा है? अप्रैल से चालू होता है, कब खत्म हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बच्चा सितंबर जब भी खत्म होगा उसके नेक्स्ट मंथ कौन सा है बच्चा? अक्टूबर। अक्टूबर 30 तक आपको क्या करना है? क्या करना है बच्चा? डिस्क्लोजर देना है। किस टाइप का डिस्क्लोजर देना है? पूरे के पूरे रिलेटेड पार्टी का जितना जो भी शेयर्स वगैरह बनता है वो सब आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? स्टेटमेंट किसका? एसेट, लाइबिलिटीज और कैश फ्लो।
आपको अपना पूरा का पूरा बताना पड़ेगा आपकी कंपनी का, है ना, क्या एसेट्स है ना है। ऑल्सो सबमिट स्टैंड अलोन, आपकी कंपनी सिंगल है तो सिंगल बताए, आपकी कंपनी क्या है बच्चा, सब्सिडी है तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप बताएंगे। कुछ नहीं बच्चा, सेम बात है, एसेट बताइए, लाइबिलिटी बताइए, कितना कैश फ्लो आ रहा है, सब बताइए, हाफ ईयरली बेसिस में, आधे आधे साल में, खत्म। दो बातें। पहली बात क्या थी, दूसरी क्या थी, बस। इस चैप्टर में थोड़ी लिस्ट वगैरह ही है जो आपको ज्यादा याद करनी है, क्योंकि नाम ही क्या है बच्चा, एलओडीआर रेगुलेशन लिस्ट है, तो ये सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, वन टाइम पढ़ लिया, क्वार्टरली पढ़ लिया, हाफ ईयरली पढ़ लिया, नेक्स्ट क्या है बच्चा, क्वार्टरली कहाँ था बताओ, एसेट लाइबिलिटी, एक्चुअल में रिलेटेड पार्टी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही आ जाता है। ये देखो फाइनेंशियल रिजल्ट, इन्होंने क्या बोला, जो हाफ ईयरली होगा ना, क्वार्टरली में आप ये नहीं भी बताओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाफ ईयरली में हम इसमें फोकस हो जाएंगे, आधे साल में कितना है फिर दूसरे साल में, लेकिन इनडायरेक्टली बताऊं तो बच्चा सब कवर हो ही जाता है। 3 महीने में सब आपको पता चल जाएगा, रिलेटेड पार्टी भी पता चल जाएगा, और क्या पता चल जाएगा, एसेट लाइबिलिटी ये भी। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम ज्यादातर कब देखेंगे, हाफ ईयरली में हमारा प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्लियर है, लेकिन हाँ पहले ही कवर हो जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, ईयरली कंप्लायंसेस, बताओ कितने ईयरली कंप्लायंसेस में, 7 पॉइंट है, इवेंट में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए आ जाओ बच्चा, ईयरली, ईयर कब खत्म होता है, अप्रैल से चालू होता है और पक्का मार्च में खत्म होता है। कुछ सुना सुना लग रहा है, रेगुलेशन 7 कंप्लायंस ऑफिसर, है ना, ये तो हमने वन टाइम भी पढ़ा था ना। वन टाइम में क्या लिखा था, कंप्लायंस ऑफिसर कंपलसरी अपॉइंट करना है, कब अपॉइंट करना है, जैसी कंपनी लिस्ट होगी, जैसी कंपनी लिस्ट होगी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, यही पढ़ा था पक्का। मुझे अब बताओ एग्जैक्टली रेगुलेशन नंबर क्या था, रेगुलेशन नंबर 6 का 1 था, अब क्या लिखा है 6 का, सॉरी 6 नहीं था, 7 बच्चा, अच्छा सॉरी 7 है यार, 7 क्या था, 6 में पहुंच गई, गलती हो गई मुझे, शेयर ट्रांसफर एजेंट, समझो बच्चा। रेगुलेशन 7 हमने पढ़ा था, हमने कहा कंपनी बस 2 ऑप्शन है, या तो क्या करे शेयर ट्रांसफर एजेंट अलग से अपॉइंट करे या फिर इन हाउस, लेकिन इन हाउस अलाउड नहीं है, कब 1 लाख से अगर ज्यादा होते हैं शेयर होल्डर तो। इन्होंने कहा हर लिस्टेड कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट, क्या सबमिट करना पड़ेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, किसको देना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज, कौन साइन करेगा, बोथ, 2 लोग साइन करेंगे। पहला नाम क्या लिखा है, कौन होता है कंप्लायंस ऑफिसर, क्वालिफाइड सीएस जो जॉब कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग नहीं क्योंकि अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका, ठीक है, चलिए। एंड साथ में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन था, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब कंप्लायंस सर्टिफिकेट देने वाले बच्चा 2 लोग होते हैं, एक होता है सीएस, लेकिन मैंने आपको बताया अगर इन हाउस फैसिलिटी दे रहे हैं तो क्या वो अलग से बंदा होता है, सीएस ही तो वो काम कर रहा है, 1 लाख से ज्यादा होगा तो अलग से एक बंदा आएगा, 2 साइन आएंगे, अदरवाइज एक ही बंदे से भी काम चल जाएगा। तो ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट देता कौन है, एक सीएस देता है। वापस कंप्लायंस सर्टिफिकेट कौन देता है, सीएस। क्या लिखा होगा उसमें, थोड़ा सा 1% का दिमाग लगाओ, सारे कंप्लायंसेस, कौन से कंप्लायंसेस पढ़ रहे, चैप्टर का नाम क्या है, एलओडीआर, तो सीएस साफ साफ लिखेगा भैया सारे कंप्लायंसेस हो गए हैं। सर्टिफाइंग दैट, क्या लिखा होगा बताइए, सर्टिफाइंग दैट ऑल एक्टिविटी इन रिलेशन टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, चाहे वो इन हाउस की हो चाहे जो भी है, मेंटेन इन हाउस, या फिर बच्चा हमने अलग से बंदे को अपॉइंट कर रखा है जो भी रजिस्टर्ड है किसके पास, सेबी के पास। इन शॉर्ट सीएस एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनाएगा जिसमें बोलेगा हमने सारे काम कर रखे हैं, साथ ही हमने शेयर ट्रांसफर एजेंट को भी अपॉइंट कर रखा है, दोनों साथ में साइन कर कर दे देंगे। बच्चा ईयरली है, मतलब जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, कब एंड हो रहा है, 31 मार्च, 30 दिन के अंदर, मतलब 30 अप्रैल, ये सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा कि पूरे साल भर के हमने कंप्लायंसेस कर लिए। बात समझ में आ गई, इसीलिए ईयरली में। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, ये छोड़ सकते हैं क्या, लिस्ट हो रही है, कोई फीस तो देनी पड़ेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैं लिस्ट हूं तो बस उसको देनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हूं तो फिर उनको भी अलग से देनी होगी, जो भी इनकी फीस होगी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। लिस्टेड कंपनी को सारी की सारी फीस या फिर जो भी चार्जेस होंगे देने पड़ेंगे, किसको, स्टॉक एक्सचेंज, कब, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। वो लोग ईयरली फीस लेते हैं बच्चा, मंथली, क्वार्टरली, इवेंट बेस्ड ऐसा नहीं होता है, हर साल जब तक लिस्ट होगे तब तक आपको फीस देते रहना पड़ेगा।
ईयरली कंप्लायंसेस। पहला कंप्लायंस क्या है, सर्टिफिकेट देना। सर्टिफिकेट क्या है बच्चा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है बच्चा, लिस्टिंग, एनुअल लिस्टिंग फीस, एनुअल है साल में एक बार। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट। कुछ सुना सुना सा लग रहा है बच्चा, ये फाइनेंशियल रिजल्ट लिखा था, इसके आगे एनुअल क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हम क्या कह रहे थे, क्वार्टरली। लेकिन हमने क्या बोला, लास्ट क्वार्टर छोड़ देना, लास्ट क्वार्टर छोड़ देना, क्योंकि हमें क्या देना है, पूरा साल भर का देना है। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया भैया एनुअल देना है। एनुअल कब, जब फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा, सॉरी 60 डेज, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, मार्च। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, ठीक है। तो कितना टाइम दे बच्चा, 2 महीने। किसको दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को। कौन दे रहा है, एजीएम में बाद में देंगे, अभी क्या बोला, स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत पूरा पूरा 1 साल का दे दो वापस। कौन किसको दे रहा है, कंपनी। पहले हम क्वार्टरली दे रहे थे, यस और नो, क्वार्टरली दे रहे थे हर 3 महीने के, लेकिन लास्ट क्वार्टर को छोड़ दिया था, क्योंकि साफ साफ बोला कि भैया आप थोड़ी ना क्वार्टर के दोगे, अब तो भैया पूरा मार्च तक तो खत्म हो गया महीना, पूरा साल भर का दो। पूरा साल कब खत्म होगा, मार्च, 60 डेज के अंदर। मतलब कितना टाइम है, अप्रैल है और मई तक आपको देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा, हाँ बच्चा बोल। यस, एनुअल फीस अलग है और जो हम फॉर्म भरे उसकी फीस अलग। फॉर एग्जांपल एनुअल फीस हमें 10,000 तो फिक्स है, देनी ही पड़ेगी, लेकिन जब जब ये क्वार्टरली इवेंट, इन सबकी 500, 1000, 1200, 1500, 2000 ऐसी लगती रहती, तो कंपनी की ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। चलिए तो बच्चा, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, लिस्टेड एंटिटी ऑडिट करके देगी। ऑडिट करने वाला कौन होता है, प्रैक्टिसिंग सीए। या तो स्टैंड अलोन होगा तो भैया वो, या तो कंसोलिडेटेड विद द ऑडिट रिपोर्ट। साथ में ऑडिट हो गया तो ऑडिट रिपोर्ट देना। उस ऑडिट रिपोर्ट को किसने बनाया है, सीए ने बनाया है। जो भी इंपैक्ट है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन का मतलब रिमार्क बाय दी सीए। सीए ने जो भी रिमार्क दे रखा है वो सारी की सारी चीजें आप किसको हैंड ओवर कर दोगे बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज देखेगा कि कंपनी ने बनाया है, सीए ने। बनाने वाला कौन होगा, बैलेंस शीट। अंदर का सीए अलग होता है, बाहर का सीए तो चेक करने आ रहा है ना। बैलेंस शीट किसने बनाया है, अंदर के सीए ने। चेक करने कौन आ रहा है, बाहर का सीए। तो अंदर के सीए ने अच्छे से बनाया कि बनाया है, बाहर का सीए चेक करके रिमार्क कर देगा, उसे हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट और वो बैलेंस शीट, जिसे जो भी पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट है, सब स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर देंगे 60 डेज के अंदर, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल, एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट और एनुअल रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है। वेरी गुड। अगर मैं बोलती हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट की बात बोलूं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, बच्चा बैलेंस शीट जानते हैं, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं, कैश फ्लो जानते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल, ये सब क्या होते हैं बच्चा, फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन एनुअल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल भी, और साल भर में जो कुछ हुआ, साल भर में क्या किया हमने, कभी बाय बैक किया, साल भर में हमने क्या किया, कभी हमने नए शेयर इशू कर दिया, राइट इशू कर दिया, बोनस इशू कर दिया, सर्टिफिकेट शेयर इशू कर दिया है ना, इसॉप इशू कर दिया, जो कुछ पढ़ा हमने, ये साल भर में कभी भी कर सकते हो ना। इन्होंने बोला फाइनेंशियल रिजल्ट मतलब बस हम फोकस हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो, इन सब की बात कर रहे हैं, इसके अलावा सारी चीजें नहीं। लेकिन एनुअल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, और उसके अलावा आपने साल भर में जो कुछ भी एक्टिविटी करी उन सब का एक पूरा का पूरा हिसाब किताब का रिपोर्ट बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, एनुअल रिपोर्ट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। एक है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिजल्ट बोलो या स्टेटमेंट एक ही बात है, जो फोकस कर रहा है बस पूरे के पूरे, है ना, बैलेंस शीट, उन सारी चीजों को लेके। इन्होंने कहा भैया साल भर में इशू किया होगा आपने कुछ, है ना, कुछ बाय बाय किया होगा, वो सारी चीजें एक साथ बताओ। लिस्टेड कंपनी को एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद द नोटिस। नोटिस कौन सा बच्चा, एजीएम। आपकी एजीएम होगी, आपकी एजीएम होगी, उस एजीएम में आपने नोटिस दिया होगा, मेंबर्स को बुलाया होगा, ठीक है। तो होता है क्या, पूरा प्रोसेस समझो। आज तक हम क्या समझते थे, दीदी नोटिस देते हैं हम एजीएम में और सारे मेंबर्स को बुला लेते। बच्चा सिंगल नोटिस नहीं जाता है, अगर कंपनी लिस्टेड है तो साथ में जाती है एनुअल रिपोर्ट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो होता ही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो होता ही है। क्यों एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है, हम एसआर पास कर रहे होंगे, एसआर पास कर रहे होंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा। वापस नोटिस होगा, मीटिंग में आओ।
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैचमेंट में जाएगा कि हम एसआर पास कर रहे हैं, इस मीटिंग में ये डिस्कशन करेंगे, आ जाएंगे। तो नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो सुनी सुनी बातें, लेकिन एनुअल रिपोर्ट फर्स्ट टाइम सुन रहे, समझना। एनुअल रिपोर्ट मतलब पूरे साल भर में हमारी कंपनी में क्या हुआ है वो सब बताना। कंपनी में सारे मेंबर्स आते हैं, मीटिंग होती है। आज फॉर एग्जांपल आज दिन भर भी अगर मैं बताऊंगी तो क्या पूरा एक साल का डिस्क्रिप्शन आपको बता सकती हूँ ओरली? क्या आपको याद होगा? नहीं। तो हमने क्या किया, कंपनी की पूरी रिपोर्ट छाप दी, और जब नोटिस दिया, नोटिस के साथ क्या दे दिया, एक एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कुछ कंपनीज की मेरे पास रखी है, मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी बुक बराबर होती है। वो एक तरीके से कंपनी की फुल डिस्क्रिप्शन है पिछले एक साल का। क्या ये बात समझ में आ रही है? घर से पढ़ो, समझ कर आओ, मीटिंग में कुछ डिस्कशन करना लगता है आपको, आप करिए, या फिर आपको कुछ पूछना बनता है तो आप उसे पूछिए, लेकिन हम पूरी मीटिंग में ओरली वो सारी चीजें बता नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं बच्चा, एनुअल रिपोर्ट घर में ही भिजवा देते हैं नोटिस के साथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट जाती है लिस्टेड कंपनी की, और साथ में क्या लिखा है, नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाएगा। इन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी सबमिट करेगी एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद दी नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। जो भी वो मेंबर्स को देने वाली है, पहले किसको दे दे, स्टॉक एक्सचेंज को। कब देना है, नॉट लेटर देन द डे कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैच टू इट शेयरहोल्डर। शेयरहोल्डर को जब भी वो एनुअल रिपोर्ट डिस्पैच करना है, नोटिस देना है, उससे पहले क्या बोल दिया, ज्यादा लेट नहीं होना, जब आप डिस्पैच करो तो साथ में उनको भी दे दो, ताकि उनको भी एक रिपोर्ट पहुंच जाए और पता चल जाए कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्लियर है बच्चा? एनुअल रिपोर्ट प्रैक्टिकली मेरे पास पड़ी हुई है, दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, आज मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग में पढ़कर आए एनुअल रिपोर्ट सब, क्या कोई चेंजेस हुए? अगर चेंजेस हुए तो रिवाइज हुआ होगी, तो बच्चा उसकी एक रिवाइज कॉपी दे देना। कब? जब भी 48 आवर्स, मतलब 2 दिन के अंदर हो गया, आफ्टर दी एजीएम। एजीएम में हमने डिस्कशन किया, मेंबर्स ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, कुछ उनको गड़बड़ लग रहा था, तो बच्चा उनके कहने के अनुसार से हमने वैसे चेंजेस कर लिए और रिवाइज कॉपी। अगर उन्होंने कोई चेंजेस ही नहीं किया तो क्या हमें ये देने की जरूरत है? क्या नहीं। ठीक है, देन क्या लिखा है, एनुअल रिपोर्ट टू लिस्टेड कंपनी सेंड एनुअल रिपोर्ट टू होल्डर सिक्योरिटी नॉट लेस देन। बच्चा मैंने बताया कब एनुअल रिपोर्ट देते, जब नोटिस दे रहे हैं उससे पहले। बच्चा फर्स्ट ग्रुप वालों ने भी पढ़ा है और सीएसईटी वालों ने भी पढ़ा है, एजीएम कितने दिन के अंदर करवानी होती है? नोटिस, सॉरी नोटिस गलत बोल दिया, एजीएम जब हम करवा रहे हैं, एजीएम जब हम करवा रहे हैं तो नोटिस कितने दिन पहले देना होना चाहिए? 21 डेज। कितने दिन पहले? 21 डेज। क्लियर है? 21 डेज पहले अगर नोटिस देना है, तो मैंने आपको अभी बताया है नोटिस के साथ ही तो जाता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कब जाती है? वापस मैंने आपको बोला नोटिस के साथ एनुअल रिपोर्ट जाती है, यस और नो? नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 20 डेज। मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या? नहीं भाई, 1 महीने पहले भेज दो, 30 दिन पहले भेज दो, ठीक है। हमने जब भी नोटिस भेजा तो नोटिस के साथ घर पे ही सेंड कर दो, क्या बच्चा? एनुअल रिपोर्ट। लिस्टेड कंपनी सेंड करेगी एनुअल रिपोर्ट किसको? सिक्योरिटी होल्डर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को। कब? नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम कितना गैप होना चाहिए? 21 डेज बिफोर दी, जब भी एजीएम हो रही है। सॉफ्ट भी दे दो और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी रखी है, सॉफ्ट कॉपी कहाँ जाता होगा? मेल में जाता होगा ऑब्वियसली। क्लियर बच्चा? पूरी कहानी किसकी हो रही है? एनुअल रिपोर्ट की। ठीक है, लास्ट क्या लिखा है, क्या चीज बच्चा? नोटिस भेजा है पर वो एंटी हो रहा है। मैंने 21 डेज देख दिया, अब एसडीसी में पड़ा 14 डेज में। यस, है ना, कंपनी के हिसाब से थोड़ा 7 दिन ये अलग। चलो हो ही जाता है बच्चा, है ना। चलिए वापस वापस, सर्टिफिकेट ध्यान दो, क्या लिखा है? ईशा ध्यान दे, सर्टिफिकेट फ्रॉम दी, तुम लोग का काम आया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम दी सीएस। कंप्लाइंस ऑफिसर प्रैक्टिसिंग था क्या? तो जॉब वाला था, जॉब वाले को क्या बोला था भाई? ईयरली देगा ना वो भी, कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर? क्या 21 डेज पढ़ा अभी तुम लोगों ने? है एनुअल रिपोर्ट था, वो क्वार्टरली वाले में फंस गए। वापस खिचड़ी पकेगी, है ना, लेकिन बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बीइंग अ सीएस, जॉब कर रहे हो एक लिस्टेड कंपनी में, आपको कंप्लाइंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ध्यान दो, क्या देना पड़ेगा? कंप्लाइंस सर्टिफिकेट। कितने दिन के अंदर? जब भी ईयर एंड होगा वहां से 30 डेज के अंदर सर्टिफिकेट देना है फ्रॉम दी प्रैक्टिसिंग सीएस। बच्चा सर्टिफाई क्या? सारे सर्टिफिकेट इश्यू
विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ, ये क्या लिखा है, लॉजमेंट ऑफ द ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर होते हैं। सब डिविजन, सब डिविजन मतलब 100 रुपए का शेयर था, मेरे पास एक शेयर था, कितने का, 100 का। डिवाइड कर रही हूँ इसे मैं कह रही हूँ एक काम करो, 10-10 के शेयर कर दो, कितने शेयर हो जाएंगे, सब डिविजन समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, कंसोलिडेटेड, मेरे पास 10 शेयर थे 10-10 रुपए के, मैंने क्या बोला, 100 का एक कर दो, ठीक है। दोनों सिचुएशन, या फिर रिन्यू करवाया, या तो एक्सचेंज किया, एंडोर्समेंट ऑफ कॉल करवाया, अलॉटमेंट, जो कुछ भी किया बच्चा, प्रैक्टिसिंग सीएस को बस ये बोलना है कि सारे काम एज पर लॉ की है, सारे काम एज पर लॉ की है। सर्टिफिकेट दे देना कितने दिन के अंदर, जब भी ईयर एंड होगा वहां से 30 डेज के अंदर। बोलो पक गई खिचड़ी। बच्चा सबसे पहले मेरी बात समझो, क्या वन टाइम कंप्लाइंसेस, हेडिंग की बात कर रही हूँ, अब याद करने का तरीका बता रही बच्चा, ध्यान देना। अगर मैं कहूंगी वन टाइम कंप्लाइंसेस, क्या हेडिंग याद आ रही है, वन टाइम कंप्लाइंसेस में कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना, देन शेयर ट्रांसफर एजेंट, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इन्होंने कहा भैया जैसे लिस्ट होगा तुरंत करना है ये सारे काम, ठीक है। अब यहां उन्होंने बोल दिया जैसे 1 लाख क्रॉस करोगे तुरंत आपको ये काम करने हैं, आपको बस इसकी हेडिंग याद करनी है, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग देखोगे तो क्या लिखा है, क्वार्टरली। क्वार्टरली हमें क्या क्या सबमिट करना था, इन्वेस्टर की कंप्लेंट, देन कंप्लायंस रिपोर्ट, देन शेड्यूल का पैटर्न, देन कुछ अगर चेंजेस है डेविएशन है स्टेटमेंट में बताओ, देन क्या है, मॉनिटरिंग एजेंसी, देन फाइनेंशियल रिजल्ट, लेकिन क्वार्टरली वाली, एनुअल वाली ईयरली में भी आती है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, किसका एडवर्टीजमेंट, क्वार्टरली वाला जो फाइनेंशियल रिजल्ट दे रहे हो उसका। हेडिंग याद हो गई। अब बच्चा ध्यान देंगे, स्टार्टिंग के 3 क्या है, 21 डेज जब भी क्वार्टर एंड होता है, इसका बस लिखा है क्वार्टरली बेस, जिस क्वार्टर में किया जैसा होगा, क्योंकि हमेशा तो इश्यू थोड़ी ना करते हो, जब करोगे तब डेविएशन आएगा। फिर बच्चा बाकी के 2 क्या है, अब इन्होंने एडवर्टीजमेंट का, तो एडवर्टीजमेंट से कनेक्टेड है, तो क्वार्टरली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें 21 डेज की और 45 डेज की, बाकी तो क्वार्टरली। और कौन सा बच्चा, 48 आवर्स न्यूज़पेपर, जब भी आपकी मीटिंग में जैसा अप्रूव्ड होता है, क्लियर है। क्वार्टरली तक याद हो गया। ईयरली में 2 टॉपिक थे, रिलेटेड पार्टी और, इन्होंने क्या बोला, हाफ ईयरली देना है, इसने बोला भैया आधे साल में, क्या कोई टाइम लिमिट बताई, यहाँ पे आधे साल में कोई टाइम लिमिट बताई, हाँ 30 डेज बताए, एक में बताया और एक में नहीं बताया, आपको ऐसे लिखना है, जिसमें नहीं बताया उसमें लिमिट है भी नहीं, क्लियर बच्चा। लेकिन होती भी है तो अप्रॉक्स 30 होती है। बात समझ में आ गई। सारी खिचड़ी किसमें पक रही है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं। अब देखो कौन कौन से कॉमन टाइम लिमिट है, कॉमन टाइम लिमिट वाली ढूंढते। पहला क्या है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट 30 डेज जब भी एंड होगा, सेम है, ठीक है, 2 मिल गए सेम। फिर बच्चा और कौन सा है सबसे लास्ट, हाँ वो 60 डेज था ना एक्चुअली, 30 वाले। बच्चा जब भी फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हो रहा है विद इन 30 डेज के अंदर क्या करना है, फीस तो सबसे पहले उनके मुंह पे मार दो, है ना, उसके बिना वो काम नहीं करने वाले। और क्या बोला उन्होंने, कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और क्या ये, अगर नोटिस करोगे एक जॉब वाला काम है और एक सीएस का जॉब वाला काम है और एक सीएस का प्रैक्टिस है, क्या ये बात समझ आ रही है। 3 30 डेज वाले हैं, एक फीस है और एक जॉब वाला सीएस कर रहा है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और सारी एक्टिविटीज प्रैक्टिसिंग, याद रहेगा पक्का। अब नोटिस करो 60 डेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, लेकिन ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। 60 डेज आपको याद रखना पड़ेगा, 60 डेज आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन भैया अब एक एनुअल रिपोर्ट, सारे पॉइंट जो भी बचे वो किसके बचे, एनुअल रिपोर्ट। पहली एनुअल रिपोर्ट बोला, कितना लिखा है, एनुअल रिपोर्ट कब भेजते मुझे बताओ, डिस्पैच करेंगे उससे पहले पहले, और डिस्पैच कब करते हैं, कनेक्टेड है 21 डेज पहले। और क्या लिखा है भैया, अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो कब चेंजेस होंगे, मीटिंग के बाद, तो मीटिंग के कितने घंटे के अंदर, 48। तो इस स्टोरी आपको याद रखनी पड़ेगी कि काम कैसे होता है, तो ही आपको याद होगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। क्या ये बात समझ में आई। अब चीजें थोड़ी सी आसान होगी, पूरी 100% आसान नहीं हुई है, थोड़ी सी आसान हुई है, हाँ इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर है। खत्म होगी पूरी लिस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा, क्या इसमें लिस्ट पूछे जाने वाली है, नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सब सिस्टम में बैठ के घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भेजते। बच्चा अब मुझे बताओ एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा वन टाइम कंप्लायंस, बताओ क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली।
एग्जाम में इवेंट बेस की लिस्ट आती नहीं है, लेकिन उसको सिंगल सिंगल पकड़ लिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? अगर इवेंट बेस आ भी गया, इवेंट बेस आ भी गया तो बच्चा उसकी लिस्ट कितने कितने पॉइंट्स है उसमें? मैंने तो कुछ पॉइंट्स ही नहीं लिखे, बहुत सारे। रेगुलेशन नंबर 7 में क्या पढ़ा था पहले तो ये बताओ? यही पढ़ा था बच्चा। इवेंट बेस्ड है ना, लिस्टेड कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा। क्या कर लिया हमने? शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लिया। मतलब शेयर ट्रांसफर एजेंट की 3 चीजें आई थी। पहला वन टाइम काम है, अपॉइंट करो फुर्सत हो जाओ। लेकिन ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। वहां बस बोला था अपॉइंट कर लो। क्या स्टॉक एक्सचेंज को बताने वाली बात थी क्या? यहाँ बताना है वापस। जब हमने वन टाइम किया तो उन्होंने क्या बोला था? कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करो, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो। क्या इन्होंने बताया हमें कि भाई कब इन्फॉर्म करना है? अभी इन्फॉर्म करने को बोला। कब बच्चा? जब भी वो पॉइंट हो गए। ये आरटीए क्या होगा? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। दो अलग अलग बताया था ना अच्छे से प्रॉपर। चलो, जब भी अपॉइंट करेंगे वहां से कितने दिन के अंदर? अपॉइंटमेंट का मतलब अग्रीमेंट होगा, है ना? अपॉइंट क्या मतलब? अग्रीमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट हो गया। ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, साइन कर देगा दोनों पार्टी, अग्रीमेंट हो गया। ठीक, इधर आना लाइक, ठीक है। चलो, तो 7 दिन के अंदर जैसे अपॉइंट करोगे वहां से क्या करना है? स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो। कुछ सुना सुना लग रहा है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले लेते थे, क्या करने से पहले? बस ये सब। जब जब शेयर इशू करोगे तो क्या करना है? परमिशन लेनी थी। किससे? स्टॉक एक्सचेंज के। हमने इस में भी पढ़ा था, और कहाँ पढ़ा था? सेडिकिटी में भी पढ़ा था, और अभी तो 2 ही पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं, बस लिस्ट है। हाँ, एलओडीआर में भी पढ़ रहे बच्चा। लिस्टेड कंपनी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कब? साफ साफ लिखा है, जनता को देने से पहले स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन ले लो। हम नए शेयर लेकर आने वाले हैं, क्या आप लिस्ट करने में इंटरेस्टेड हो? मैंने साफ साफ बोला था, अगर वो इशू कर दिया, हमने एप्लीकेशन लगा दी, इशू कर दिया, और इशू करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने मना कर दिया तो क्या होता था? रिफंड करना पड़ता था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? सर्टिफिकेट में बस पढ़ा था। स्टार्टिंग का एक चैप्टर था, उसमें भी पढ़ा था हमने। चलो, याद आ गया ना? पढ़ा था, सुना सुना लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आइटम देखो, क्या लिखा है? इंटीमेशन। फिर क्या लिखा है? इंटीमेशन मतलब कौन किसको इंटीमेट कर रहा है? सोचो, कौन किसको कर रहा है? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। क्या इंटीमेट करिए, समझना। लिस्टेड एंटिटी गिव, क्या लिखा है? इंटीमेशन, लेकिन पहले देगी, बोर्ड मीटिंग होने से पहले। इस बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है? फाइनेंशियल रिजल्ट बातें कर रहे हैं वो, या फिर बच्चा क्वार्टरली पढ़ा था, क्वार्टरली पढ़ा था, हाफ ईयरली, एनुअल पढ़ा था, एनुअल स्टेटमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने कहा जब जब बोर्ड मीटिंग होगी, और उस बोर्ड मीटिंग में कौन सा डिस्कशन हो रहा है? कौन सा डिस्कशन हो रहा है? फाइनेंशियल रिजल्ट। अब चाहे वो फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली वाले हो, ईयरली वाले हो, एनुअल वाले हो, वापस बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होंगे बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग होगी बाद में और इंटीमेशन जाएगा पहले। मतलब पहले बताओ स्टॉक एक्सचेंज, परसों हमारी मीटिंग होने वाली है, कितने दिन पहले? 5 डेज, 5 दिन पहले। 5 दिन बाद हमारी क्या होने वाली है? मीटिंग। उस मीटिंग में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? बातें लीक ना हो जाए इसीलिए सारी चीजें, ठीक है। एडवांस में बताना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने क्या, जब 5 दिन कैलकुलेट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे डेट ऑफ इंटीमेशन। आज इंटीमेट करे, आज की डेट बताओ बच्चा। 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन हो गए। इन्होंने कहा इस डेट को और इस डेट को एक्सक्लूड, छोड़ देना। 5 दिन का गैप होना चाहिए। मतलब आपका 21 तारीख को मीटिंग होने वाली है, आप कब बता दो बच्चा? कब बता दो? 15 तारीख, या तो इससे पहले 14 को बता दो, 13 को बता दो, 12 को बता दो। मिनिमम गैप कितने का होना चाहिए? 5 डेज। तो एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस बता देना। लेकिन याद रखना, जिस दिन मीटिंग होगी और जिस दिन इंटीमेट किया जाएगा उसको एक्सक्लूड, उसको हटा देना। उसके बाद 5 दिन बचे होने चाहिए। क्या बताना? हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली है और हम फाइनेंशियल डिस्कशन करने वाले। क्लियर है? नेक्स्ट, दोबारा से इंटीमेट कौन किसको कर रहा होगा? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को। अब बच्चे ध्यान देना, बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन अब बदल रहा है। ऊपर वाला डिस्कशन क्या था?
फाइनेंशियल रिजल्ट। कितने दिन का गैप, कितने दिन एडवांस में बताना था, 5 दिन। यहाँ पे देखो कितने दिन पहले। और सेम बात है, एक्सक्लूड क्या किया जाएगा, इंटीमेट और मीटिंग वाली। लेकिन डिस्कशन क्या है, देखो क्या लिखा है, बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है, हो चुका है कि होने वाला है, होने वाला है। या फिर वॉलेंट्री क्या लिखा है, उससे डिलिस्ट होना चाहते हैं। या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एफपीओ, आईपीओ सुना है, आईपीओ तो भैया फर्स्ट टाइम, पहली बार। एफपीओ मतलब अगली बार जब भी लाओगे बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करने वाले, तो स्टॉक एक्सचेंज को पहले बताओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, सब कवर कर दिया है, सब कुछ सुना सुना लग रहा है, एडीआर डीडीआर। कौन सी कंपनी शेयर इशू करी है, इंडियन की फॉरेन, इंडियन। फॉरेन कंपनी इशू करती है तो आईडीआर बोलते हैं। लिखा है आईडीआर इसमें, क्यों नहीं लिखा भैया, हम इंडियन कंपनी की लिस्ट कर रहे हैं ना अभी, तो इंडियन कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। आईडीआर क्या होता है, बाहर की कंपनी यहाँ इशू कर रही है, ठीक है। चलो क्यूआईपी सुना है क्या, लिखो अभी तो फिलहाल, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अभी पहले फुल फॉर्म लिखो, क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। हाँ हाँ, वेरी गुड, सेम है, बताऊंगी और डिटेलिंग। तो इतने दिनों बाद आई हूँ, कुछ तो बड़ा कर जाऊंगी। चलो जल्दी, हाँ ना, हाँ हाँ मिलेगा, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या है, पी से क्या है, हाँ हाँ सब मिलेगा, रुक तो जा। FCCB भी है ना, उसका भी फुल फॉर्म लिखो, कॉन्सेप्ट समझा रही, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बाकी तो प्रेफरेंशियल इशू, डेट इशू, एनी अदर। बच्चा कंपनी डिक्लेयर कर रही है, डिविडेंड कन्वर्ट कर रही है, बोनस दे रही है, कुछ भी कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड मीटिंग होने से पहले बताओ, कितने दिन पहले। हाँ, बीच में 2 दिन का गैप, फॉर एग्जाम्पल आज 15 तारीख है, 16 और 17 18, मिनिमम 2 दिन का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, मतलब 10 दिन पहले भी बताओ तो भी चलेगा। पहले इन्फॉर्म करो, अच्छी बात है। इन्होंने कहा लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना, कल मीटिंग और आज बता रहे हो, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। बाय बैक करना तो कितने दिन का गैप, बस ये याद रखना। बाकी सारी चीजें 2 दिन में आ रही है, और बस फाइनेंशियल रिजल्ट का डिस्कशन 5 दिन। क्लियर है बच्चा, पक्का। अब एक कॉन्सेप्ट क्यूआईपी, क्या क्यूआईबी सुना है, अब सुनेंगे, नहीं वो अलग है ना। चलो बता रही, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, समझना होता क्या है बच्चा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो बच्चा मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये जानते हैं कि कंपनी का शेयर इशू कर रही है, आईपीओ लेकर आ रही है, तो सब्सक्रिप्शन कितने का हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब कितना होना जाना चाहिए, 90% नहीं होगा तो रिफंड, है ना। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, अंडर राइटर की हम हेल्प लेते हैं कि प्लीज इसे क्या करो भैया 90% तक पहुंचा दो, अदरवाइज हमें पूरा पैसा वापस करना पड़ जाएगा। अब बच्चा ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स बड़े बड़े बैंक ही होते हैं, बड़े बड़े इंसान होते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनके पास क्या रहता है, अच्छा खासा पैसा, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे कौन आ जाते हैं बच्चा, बैंक आ जाते हैं। जनरली कौन होता है, पैसा किसके पास भरा पड़ा है बच्चा, पोस्ट ऑफिस भी आ जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एक लिमिट बोल दी है। पोस्ट ऑफिस को क्या बोल दिया भाई, 25 करोड़ तक तो होना चाहिए ना आपके पास, बड़े लोग की बात करें हम। अब 10 करोड़ वाले लोग 25 करोड़ वाले से कहां से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो बच्चा म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स भी बड़े खिलाड़ी, ठीक है, उनको भी क्या बोलते हैं भैया कोई एक लिमिट होनी चाहिए, 25 करोड़ तक का आपका होना चाहिए, है ना, नेटवर्थ वगैरह। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की अपने आप में पूरी एक लिस्ट है। तो अगर आप शेयर्स किसको देते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देते हैं, शेयर्स खरीदने वाले लोग हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये कुछ बायर्स हैं, ये पूरी बैंक की लिस्ट है, म्यूचुअल फंड्स हैं बच्चा जो कि क्वालिफाइड है, मतलब इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है सभी के पास कि हम क्यूआईबी हैं। अगर शेयर इनको दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल क्या हो गया, प्लेसमेंट हो गया, मतलब प्लेस कर दिया हमने शेयर को दे दिया है। तो अगर आपने किसको शेयर्स दिए हैं, क्यूआईपी में शेयर्स दिए हैं, है ना, या फिर एडीआर जीडीआर फॉरेनर्स को दिए हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्या बोल दिया, इसका डिस्कशन बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कशन होने वाला है कि हम एडीआर इशू करने वाले हैं, हम
एफपीओ इश्यू करने वाले, हम क्यूआईपी को देने वाले, ये डिस्कशन होगा। तो 2 दिन पहले किसको इन्फॉर्म करो? स्टॉक एक्सचेंज को। अब ये क्या है? एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बच्चा नॉर्मली जब हम अपने देश में कोई शेयर इशू करते हैं तो हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये बोलते हैं। जब हम ये फॉरेन में करते हैं तो जीडीआर बोलते हैं, अमेरिका में करते हैं तो एडीआर। नाम बदल गया है ना, चीज तो एक ही है। हम अपने देश में इशू करें तो ऐसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। बस हम बाहर इशू कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में है ये बॉन्ड, लेकिन क्या आगे चल के क्या हो जाएंगे? मतलब ये बॉन्ड आगे चल के क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विटी में। okay, बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, इंडिया में आ रहा है तो सिंपल बॉन्ड कह रहे हैं, इंडिया के बाहर जा रहा है तो एफसीसीबी। कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे, बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी आगे चल के बहुत डिटेल में आएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ में आया। सब बाहर इश्यू हो रहे तो नाम बदल जाते हैं, इंडिया में इश्यू हो तो सिंपल नाम होते हैं। आपने सारे के सारे इंडियन नेम सुने, फॉरेन के नेम अभी सुने नहीं है, सुनेंगे और डिटेल में विद प्रोसेस। क्लियर है? चले, अगर कंपनी डिसाइड कर रही है कि इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर करना है या इंडिया में करना है, जहां भी करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब डिस्कशन होगा उससे 2 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है? पढ़ गए? जब होगा तब हमेशा करते रहना है क्या? ईयरली करना है क्या? तब भी होगा। बच्चा अब इवेंट बेस में कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको याद रखनी है। सबसे पहले 7 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर बताना है। क्या बताना था? को अपॉइंट कर लिया है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर लिया। बच्चा इन प्रिंसिपल अप्रूवल को तो छोड़ो, 5 दिन और 2 दिन की क्या कहानी थी? से रिलेटेड डिस्कशन है तो 5 दिन पहले। 2 दिन की क्या कहानी थी? उसके अलावा जो भी कंटेंट आता है तो 2 दिन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है जो याद करने। इवेंट बेस में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट में कितनी चीज आ गई? 3। शेयर ट्रांसफर एजेंट आ गया और इंटीमेशन, इंटीमेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, फाइनेंशियल रिजल्ट या फिर अदर्स। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ये भी इंटीमेशन याद करना है। इंटीमेशन के 3 हो गए, 5 दिन पहले बताना है और 2 दिन पहले। नेक्स्ट क्या है बच्चा? 11 दिन पहले। 11 दिन पहले बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑल्टर कर रहे हैं। क्या ऑल्टर कर रहे हैं बच्चा? सिक्योरिटीज, ऑल्टरेशन इन द डेट ऑफ इंटरेस्ट इन दी डिबेंचर। डिबेंचर में क्या देना है बच्चा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बॉन्ड्स में क्या देना है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिडम्पशन पे टू दी। बच्चा जब भी पे करोगे उसके आपने एक डेट डिसाइड कर रखे थे, लेकिन आप उस डेट को क्या कर रहे हो? बदल रहे हो, तो प्लीज 11 दिन पहले बताएंगे। ये 3 चीजें एडवांस में बताने वाली याद करनी पड़ेगी कंपलसरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तो सिंगल प्रैक्टिकल पूछ लिया जाता है। 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर। 5 दिन में किस चीज की बात हो रही थी? फाइनेंशियल। 2 दिन में बच्चा बाय बैक, इश्यू, एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी जो भी है। 11 दिन में क्या ऑल्टर कर रहे हैं? जो भी पेमेंट आप करने वाले थे इंटरेस्ट इंटरेस्ट की, उसमें डेट आपने बदल दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिस्कशन करने वाले, तो 11 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ, आप ऐसे ही डेट बदल नहीं सकते। क्लियर है? ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? अब चिल्लर चीजें हैं। डिस्क्लोजर ऑफ कौन सा इवेंट? लिस्ट कुछ बताया है क्या? तो क्या हमें भी याद करने की जरूरत है? उन्होंने कहा पूरी लिस्ट दे रखी है हमने। शेड्यूल किस शेड्यूल में दे रखी है बच्चा? शेड्यूल 3 में पार्ट है ABCD। ए पार्ट में जो कुछ है, जो कुछ होगा वो सब डिस्क्लोज करना है। आपको भी देखने की जरूरत नहीं है। कब करना है बच्चा? 24 आवर्स के अंदर अंदर, जब भी वो इवेंट होगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सुना सुना लग रहा है, इक्विटी और कन्वर्टेबल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। क्या बताओ? पूरा का पूरा आपको इक्विटी शेयर्स का और शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना है ईच क्लास का। कब? 1 डे पर, जब भी आप लिस्ट कराओगे 1 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ। तब बच्चा लिस्ट करने से पहले, मतलब लिस्ट कल होगा, है ना? आज आपको बताना और कल आपकी फिर लिस्टिंग होगी। चिल्लर याद करने की जरूरत है क्या? अभी तक मैंने क्या क्या याद करने को बोला? इंटीमेशन की 3 और शेयर ट्रांसफर 7 दिन, ये बाद में था। अग्रीमेंट होगा 7 दिन के बाद, और ये सारी चीजें पहले थी। 5, 2 दिन, 11 दिन पहले था ना, ठीक है। चलिए, ये याद करना है क्या? नहीं, समझा दिया है लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है? कुछ सुना सुना रिपीट सा लग रहा है, क्वार्टरली में बताना पड़ रहा था। इन्होंने क्या बोल दिया? अगर पैटर्न चेंज हो रहा है 10 दिन के अंदर बताना है। एनी कैपिटल रीस्ट्रक्चर, अगर चेंजेस आ रहे हैं, और कितना चेंज आ रहा है? चेंजेस आ रहे हैं क्वार्टरली तो बताना है। चेंजेस आ रहे हैं आपको बताना तो पड़ेगा। लेकिन बच्चा अगर आपके चेंजेस, मैंने क्या बोला? हर साल, सॉरी, लिस्टेड हम नहीं हो, एक दिन में इतने चेंजेस आते हैं। मैं प्रेफरेंस शेयर्स हूं, तुम लोग इक्विटी हो। मैं प्रेफरेंस हूं, आप लोग इक्विटी हो। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं,
तो शेयर होल्डर पैटर्न आपको क्वार्टरली तो बताना है, क्वार्टरली कब बताना था, टाइम बताओ जरा। 21 डेज, जब भी क्वार्टर खत्म होगा 21 डेज के अंदर पैटर्न बताना है हर क्लास का, कौन इक्विटी है कौन प्रेफरेंस, ये बताना था। लेकिन अगर आपके चेंजेस कितने से ज्यादा आ रहे हैं, 2% से ज्यादा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इन्होंने बोल दिया होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली हर किसी का। अब आपको क्या बताना है बच्चा, इवेंट जिस दिन होगा वहां से 10 दिन के अंदर 2%। अगर 2% का चेंज नहीं है, 1 का है, 1.5 का है, कम का है, तो क्वार्टरली बताओ। लेकिन अगर जैसे ही 2% क्रॉस करोगे तो क्वार्टरली रुकने की जरूरत नहीं है, तुरंत 10 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? पक्का? क्या लिखा है, मटेरियल इवेंट्स पढ़ने की जरूरत है नहीं बच्चा। डीम मटेरियल, जो भी मटेरियल इवेंट्स है, ठीक है, उन्होंने कहा सारी मटेरियल बातें 24 घंटे के अंदर बताना। मटेरियल मतलब सब इंपॉर्टेंट बातें, ठीक, बस मार्क करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तक का याद वाला कंटेंट 7 दिन वाला, 5 दिन वाला, 2 दिन वाला, 11 दिन वाला, बस। बाकी कुछ भी याद करने, और सॉरी ये भी आ गया, शेयर होल्डर पैटर्न भी आ गया कि अगर 2% से ज्यादा एक्सीड हो तो तुरंत 10 दिन के अंदर बताइए। क्लियर है बच्चा? इवेंट बेस में सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक, मार्क करेंगे। नहीं, मार्क करो फटाफट, इतने दिनों बाद आई हूं। अच्छा रुको रुको रुको, पहले सब मार्क करो, देखो कितना है, बस मैं देख लूं कितने इंपॉर्टेंट बच्चे। अरे लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना बब्बा, रुको तो, पहले पहले इंपॉर्टेंट वाली चीजें बता दूं, पहले देख लो कितना है इंपॉर्टेंट। खुश हो जाओ, इंपॉर्टेंट वाला कुछ भी नहीं है। तो अभी तक इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? 7 दिन क्या था, 7 दिन अपॉइंट कर लिया है। 5 दिन क्या था, 2 दिन क्या था, बाय बाय, कुछ तो एग्जाम्पल दो, एडीआर डीडीआर है ना। देन उसके बाद 11 दिन डेट ऑल्टर कर रहे हो है ना। देन उसके बाद क्या था, 10 दिन का क्या था, 2% से ज्यादा का चेंजेस आते हैं तो बस, उसके बाद सब चिल्लर थे बच्चा। तो बस मार्क कर लो और एक बार खुद से रीड कर लोगे क्या? एक्चुअल में खुद से रीड करने वाला, मार्क करो फटाफट वाले, मार्क करो, छुट्टी हो गया है ना, फटाफट मार्क करो। एक बार रीड करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे, समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा दिया, वो सब बस 1 रीड वाले। पेपर के बाद 1 रीड करना बच्चा, ताकि डाउट पूछ सको, ठीक है। अरे यार मत याद दिला यार, दीदी अभी भी जब चाहे वापस वही बड़ी मुश्किल से मैं तुम लोग को, इसने बोला ना पेपर चेक हो गया, मैंने कहा मत याद दिला यार। कौन सा ड्राफ्ट ना, समझा, ड्राफ्ट कौन सा वाला ड्राफ्ट, 37(1) बताइए बच्चा, मेरी बात समझना, जहां कहीं भी ये अरेंजमेंट, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आई तो आपको क्या क्लिक होना चाहिए, मर्जर अमलगमेशन। वापस, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जहां भी दिखेगा आपको क्या क्लिक होना चाहिए, मर्जर अमलगमेशन, ठीक है। कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो क्या लिखा है, ड्राफ्ट स्कीम, स्कीम अभी फाइनल नहीं हुई है। फाइनल कब होगी बच्चा, मेंबर्स को दिखाओगे तभी फाइनल होती है। तो उन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज को पहले ड्राफ्ट फॉर्म दो, वो ये देख ले कि इनका मर्जर होना ठीक है कि नहीं। तो अप्रूवल, किसकी अप्रूवल की बात हो रही है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर, ठीक है। बिफोर द फाइलिंग ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, पहले सारे केसेस कहाँ जाते थे, अब कोर्ट से सारे काम छीन के कहाँ चले गए, कौन सा ट्रिब्यूनल है, एनसीएलटी, ठीक है। एनसीएलटी नॉर्मली होता है किसके लिए, मर्जर अमलगमेशन करने के लिए, कौन है बच्चा, एनसीएलटी। इन्होंने कहा भैया इनकी अप्रूवल लेने से पहले कौन चेक करेगा, स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा, इनकी अप्रूवल से पहले स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करो ड्राफ्ट, ठीक है, उसके बाद इनके पास लेकर आओ, शेयर होल्डर, ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, ठीक है। सबका हो गया मार्क, कौन बच गया, बस हैंड रेस करो बच्चा, आरुष बच्चा है, जल्दी कर। बस हो जाए आरुष का। और बच्चा थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ, कुछ रिकॉर्ड डेट सुना सुना लग रहा है, क्या होता है रिकॉर्ड डेट,
रिकॉर्ड डेट क्यों, मतलब रिकॉर्ड डेट होता क्या है पहले बताओ कॉन्सेप्ट। किस किस को शेयर इशू करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी को है ना बोनस शेयर देना है, भैया आए दिन स्टॉक एक्सचेंज में बदलते रहते हैं मेंबर्स, किसको दूं किसको दूं किसको नहीं, तो कंपनी एक रिकॉर्ड डेट कहती है कि भैया इस डेट में जो भी शेयर होल्डर रिकॉर्ड में पाया जाएगा मैं उसको बोनस इक्विटी जो भी दूंगी, इक्विटी बोल रही सॉरी, राइट इश्यू वाला ऑप्शन दूंगी। तो रिकॉर्ड डेट होती है। लिस्टेड एंटिटी ध्यान दो इंटीमेट करेगी रिकॉर्ड डेट। इन्होंने कहा कब कब किया जाता है बच्चा, अगर कंपनी को क्या बांटना है डिविडेंड, तो जरूरत पड़ेगी रिकॉर्ड डेट की, या फिर बच्चा राइट इश्यू देना है या फिर बोनस, किसको दूं और किसको ना दूं, इसीलिए रिकॉर्ड डेट की जरूरत पड़ती है। या फिर बच्चा कन्वर्ट करना है शेयर्स, या फिर बच्चा कोई भी राइट किसी भी टाइप का राइट अटैच हो, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन लेना हो, फॉर एग्जांपल मर्जर डीमर्जर। बच्चा मर्जर डीमर्जर क्या, दो कंपनी आपस में मर्ज हो रही है। अब मर्जर के केस में जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनसे पुरानी कंपनी के शेयर्स लेकर नई कंपनी के शेयर्स देंगे ना, तो ये कह रहे कि भैया कौन से शेयर होल्डर को देंगे, स्टॉक मार्केट में तो शेयर्स इतने फ्लक्चुएट होते हैं, तो एक डेट फाइनल कर ली जाती है, एक डेट फाइनल कर ली जाती है बच्चा, उस डेट को हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट कौन सी है, किसको बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा अगर राइट इश्यू वाला केस है, अगर राइट इश्यू देने का था तो कितने दिन पहले बच्चा, एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, लेकिन सेम बातें लिखी है, सेम बातें लिखी, कौन कौन सा दिन छोड़ देना, इंटीमेट करने वाला और जिस दिन बच्चा रिकॉर्ड डेट होगी। और राइट इश्यू के अलावा डिविडेंड कन्वर्जन जो भी सारे पॉइंट्स है उन सबको लेके क्या बोल दिया 7 दिन पहले। फटाफट मार्क कर लो बच्चा, इंपॉर्टेंट था इसलिए शॉर्ट में बता दे, हो गया। रिकॉर्ड डेट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसकी भी टाइम लिमिट याद करो, सॉरी ये रह गया था ना, 3 और 7, ठीक है, मिला के 10, राइट इश्यू में 3 बाकी सब में 7। लास्ट बच्चा हेडिंग से समझ में आ जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। बच्चा यहाँ कहीं भी लिखा होगा ना, टॉप क्या लिखा है, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनी लिस्ट होंगी, तो टॉप में जो होंगी 1000, लेकिन अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको बताया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो कंपनी की बैलेंस शीट को देखकर कैलकुलेट किया जाता है कि मार्केट में इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, कितनी स्ट्रांग है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाएगा, टॉप 1000 जो कंपनीज होंगी है ना, उनको बोला है उन्हें ये डिस्क्लोज करने की जरूरत है। क्या सबको करने की जरूरत है, बस टॉप 1000 कंपनीज को, दैट्स इट। वोटिंग रिजल्ट ऐसे ही है, मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट बच्चा कंपनी की अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, ऐसे ही है। एंड में आपको इन्होंने कहा हर लिस्टेड कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बच्चा, XBRL, फुल फॉर्म लिखो, XBRL एक्स पहला है लेकिन वो ई से चालू होता है, एक्सटेंसिबल, देन बिजनेस रिपोर्ट लैंग्वेज। ये क्या है बच्चा, लैंग्वेज है, कोडिंग है, ये एक तरीके से कोड लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर आता है इसका प्रॉपर है ना, उस सॉफ्टवेयर में आप नहीं करते हो वो सारे काम, सॉफ्टवेयर आता है आप नॉर्मल चलाते हो, उसको कोड लैंग्वेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को XBRL में देना, और उसके अलावा अपनी स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट में उसी टर्म में आप देखना जिसमें नॉर्मली इन्वेस्टर को सर्च करने में मिल जाए। क्लियर है बच्चा, अब बस आज की सभा समाप्त, अब ले लो ब्रेक, क्लियर है।